स्वागत है सभी बच्चों का एलिमेंट एड्यूटेक लाइव क्लास में। बेटा केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 1 है आज। ये नीट यूजी 2024 के प्लाज्मा बैच की ये पहली क्लास है आपकी, और सभी के लिए एक और एक मात्र लक्ष्य है, और वो है नीट यूजी 2024 में टॉप 100 रैंक में रैंक लाना। इससे कम कुछ भी नहीं करना है, और अगर ऐसा करना है तो 720 में से 700 से नीचे तो नहीं जाना होगा, ये एकदम तय होना चाहिए। अगर 720 में से 700 से नीचे चले गए तो फिर आप टॉप 100 में नहीं आते हैं। तो ये बात आप समझ लें कि आपको अगर 700 स्कोर करना है तो 20 मार्क्स जो हम रिड्यूस कर रहे हैं वो केवल और केवल हम 5 ऐसे क्वेश्चंस के लिए रिड्यूस करके चल रहे हैं जो कोई हॉट्स हो सकते हैं ऐसे, या ऐसा हो सकता है कि टाइमिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा हम मान सकते हैं। और लेकिन हमारा टारगेट 720 में से 720 का है, तो उसको अचीव करना है तो 180 में से 180 लाना होगा, कैसे भी बेटा लाना होगा। ठीक, 180 में 180 केमिस्ट्री में लाना होगा, इतना ही फिजिक्स में करना है, और 360 में 360 बायोलॉजी बर्दाश्त ही नहीं होगा अगर 360 में से 360 नहीं आया तो। ठीक है, तो यहां पर सभी बच्चे जो भी हमारे साथ में हैं, अमन आपको मैं एक यकीन दिला दूं, एक खास बात देखिए, इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आए हुए हमें 6 महीना होता है मात्र और मात्र, लेकिन इन 6 मंथ में हमने जो काम किया वो दिख रहा होगा। इसलिए आप एक चीज देखिए, जो कंसिस्टेंसी है बहुत तगड़ी है, ठीक है, और कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन बहुत हाई है। 17 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस है, एक एक चीज दिमाग में एकदम सेट है, कैसे आना है, क्या आना है, कब देना है चीज बच्चों को। ठीक है, तो बाकी जितना भी मॉड्यूल है किसी भी बड़े कोचिंग्स का, जो भी बड़े नाम है, ठीक, चाहे वो कोटा के हों चाहे वो कहीं के भी हों, तो वो सब मैं जो है जानता हूं किस तरीके से लोग दे रहे हैं सारी चीजें, तो वो वेल स्टडीड है, सब कुछ पता है मुझे। तो यहां हम आपको कुछ स्पेशल देने जा रहे हैं, ड्रॉपर्स बैच के लिए ये बैच है बेटा। ठीक है, तो इसमें आप यकीन करिए कहीं रुकने वाला कुछ नहीं है सफर। मैंने बोला 5 बार, तो ये 5 बार नहीं, कम से कम उससे भी 2 से 3 बार ज्यादा जो है सिलेबस रिवाइज होगा। ड्रॉपर बैच है, आप जानते हो एक एक चीज, आप जानते हो कहां कमी रह गई है यार, ये बच्चे सभी जानते हो आप लोग। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको काम क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा। तो ये आप जानते हो कि प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट ओनली। और आपने दिया भी होगा नीट यूजी 2023 अभी दिया ही है, तो आपने देखा है कि केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया हुआ, देखिए सॉल्यूशन मैंने कराया, तो आपको उम्मीद लग रही होगी कि नहीं वो किस तरीके से हम लेते हैं चीजों को। बहुत इजी है बेटा, लोगों ने बोला कठिन है, मैं नहीं बोलता कठिन है। हाँ, रिमेंबरिंग बेस्ड थोड़ा सा पोर्शन उसका था जो कि बच्चों को कठिन लग सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा। केमिकल काइनेटिक्स आपका जो चैप्टर है यही से हम शुरुआत कर रहे हैं, और 17 मई से स्टार्टेड हो चुका है। और अगर आप तक आपने इसको जो है सब्सक्राइब नहीं किया एलिमेंट एड्यूटेक को, तो आप गलती कर रहे हो बेटा, क्योंकि ये हमारी मुहिम बहुत तगड़ी वाली है। हम आपको एम्स दिल्ली तक पहुंचाने के प्रयास में हैं, और अगर आप तक हम नहीं पहुंच पाए, यानी चैनल नहीं पहुंच पाया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर लेट पहुंचेंगे तब तक बहुत कुछ टाइम निकल जाएगा बेटा। तो शुरुआत करते हैं। डेली आपने जैसे कि जो मैंने प्लाज्मा बैच की लॉन्चिंग के मौके पे चीजें बोली हैं कि 1 घंटे 45 मिनट, यानी कि कम से कम 15 मिनट की अगर हम बात करते हैं कि जैसे हम अभी ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी एंडिंग होगी और बीच में कुछ गैप ले सकते हैं 5-1 मिनट का, तो 1 आवर एंड 30 मिनट, यानी कि 90 मिनट की क्लास तो श्योर शॉट एकदम पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई हो रही है। ठीक है, और MWF में प्लाज्मा 11 चलने वाला है बेटा, और TTS में चलने वाला है क्या, प्लाज्मा 12। तो प्लाज्मा 12 की सीरीज जो होती है उसमें से आप पढ़ना शुरू कर रहे हो केमिकल काइनेटिक्स। दूसरे एंड पे अगर हम जाएं तो वहां पर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से ही हम शुरुआत करने वाले 11th के पोर्शन है। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी, ठीक है, माइंड में किसी तरीके के हेजिटेशन के या कुछ भी मत सोचिए, बस आपकी जो प्रॉब्लम है वो बताते जाइएगा, यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। ठीक है, और शुरुआत करते हैं, तो देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, यू नो वेरी वेल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ रिएक्शन, यहां कितने तरीके की रिएक्शन होती है, यू नो वेरी वेल। केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। 3 चीज याद रखनी है सबसे पहले कि जो हमारी केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स में बेटा, केमिकल काइनेटिक्स में 3 चीजें बहुत मस्त हैं, और वो 3 चीजें हैं रेट ऑफ रिएक्शन पहली बात,
दूसरी चीज क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तीसरी बात क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखिए एंड ऑफ द लेक्चर जितना मैं बोर्ड पे लिखूंगा, एंड ऑफ द लेक्चर बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो मैं यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट करूंगा, उसको आप स्कैन करेंगे, आपके पास पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, पीडीएफ, पूरा पीडीएफ आपके मोबाइल में तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, आपको गूगल लेंस से किसी से भी स्कैन कर लेना है क्यूआर कोड को, सारा मटेरियल लिखा हुआ आपके पास चला जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ऐप पे भी पूरा जो है पीडीएफ दूंगा और साथ साथ में उसकी जो है डीपीपी दूंगा। ठीक है, इसकी आपको चिंता नहीं करना, बस आपको मन लगा के बस पढ़ना है बेटा, ये ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन है। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, बेसिक बातें जरूर हम करेंगे साथ में। ठीक है, ये क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री को ये बिलोंग करता है। ठीक है, ये ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि जो टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसके ऊपर ये एप्लीकेबल है, तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कई बार कि अभी तक दिया नहीं गया सीधे सीधे, लेकिन ये पूछा जरूर जाने वाला है कि यहाँ पर जो है कौन सी रिएक्शन बिलोंग करती है केमिकल काइनेटिक्स को। ठीक है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। टाइप ऑफ रिएक्शन तीन होती हैं, यू नो वेरी वेल, कि पहली होती है बेटा इंस्टेंटेनियस फास्ट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस फास्ट रिएक्शन क्या होती है, जो ठीक कितने समय में हो जाए। अब देखिए इसका जो टाइमिंग है, दिस टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आप मान के चलेंगे 10 टू द पावर -14 सेकेंड, ठीक, और 10 टू द पावर -16 सेकेंड, ये टाइम आप नोट कर लें। ठीक है, इंस्टेंटेनियस फास्ट रिएक्शन इतने टाइम में कंप्लीट हो जाती है बेटा। ठीक, क्लियर है। दूसरी बात इसकी अगर बात करेंगे तो जो आप न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन देखते हो, जो न्यूट्रलाइजेशन ठीक रिएक्शन होती है एसिड बेस की, तो एसिड बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन आप देखते हो, ये इंस्टेंटेनियस फास्ट रिएक्शन होती है। डन। ठीक, इसी तरीके से अगर आप देखोगे, मान लेते हैं यहां पे हमको एक रिएक्शन दे दिया गया सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, और यहां पर NaCl, इसकी रिएक्शन आपस में करा दी गई, इससे AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, प्लस साथ में आप जानते हो सोडियम नाइट्रेट एक्वस बनेगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन बच्चा क्या है, इंस्टेंटेनियस फास्ट कैटेगरी में चली जाती है। डन। ठीक, इसके बाद आगे देखेंगे, यहां पे आगे समझने वाली बात है बेटा कि जो दूसरी हमारी रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड वेरी स्लो। और वेरी स्लो रिएक्शन जो होगी बेटा, ये आप जानते हो कि टेक्स, ठीक है, डेज टू मंथ, डेज टू मंथ्स। अब इसमें जो है डेज टू मंथ्स वाले में आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से कि क्या क्या रिएक्शन आती है। पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन समझिएगा, ठीक है, यहां पे समझेंगे, अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन होकर के अगर वाटर बच्चों बनता है, ठीक, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक, तो ये रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन से वाटर अगर बन रहा है, हम अलाउ कर रहे हैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने को और रूम टेम्परेचर पर, तो इसमें कई सारे मंथ लग जाएंगे। ठीक है, टेक्स मंथ्स टू फॉर्म द वाटर, टू फॉर्म द वाटर। ठीक है, क्लियर है, पहली बात होगी। तो ये आप याद रखिएगा कि ये रिएक्शन हमारे इंटरेस्ट की नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स को बिलोंग नहीं करती। ठीक है, दूसरी रिएक्शन की अगर हम बेटा बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड, यू नो वेरी वेल, एक गैस होती है, और इसके साथ अगर हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन करा के अगर मेथिल अल्कोहल बनाना चाहते हैं, क्या ध्यान से समझिएगा, ठीक है, CO और H2 का मिक्सचर वाटर गैस कहलाता है। दिस मिक्सचर इज सो कॉल्ड व्हाट, ये वाटर गैस है। तो वाटर गैस से मेथेनॉल का बनना भी एक वेरी स्लो रिएक्शन है ना। क्लियर है, ये मेरे ख्याल से बात तो आपको बहुत क्लियर होगी कि ये वेरी स्लो रिएक्शन है। ये दो रिएक्शन आप ध्यान रखिएगा, ये वाली रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं, ठीक, एस्ट्रिक मार्क लगा करके अंडरलाइन मार लेना है, इसको स्टिकी नोट्स बना लीजिए। ये वाली रिएक्शन आपको धोखा दे सकती है। ठीक, जनरली ये वाली रिएक्शन आप कैटेलिस्ट का यूज करा के फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको कैटेलिस्ट का यूज करके फास्ट करा लिया जाता है। यू नो वेरी वेल कि CO और H2 के मिक्सचर से क्या क्या बन सकता है, मेथिल अल्कोहल भी बनता है और मेथेनॉल यानी HCHO भी बनता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बनती है इससे। और इसके अलावा जानते हो कि आप इसके अलावा और क्या प्रोडक्ट बन सकता है, जो कि आपने कैटलिस्ट वाले चैप्टर में पढ़ना है, यानी कि सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है, ठीक है, तो ये बात समझ के रखेंगे यहां पर ध्यान से कि ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट की एब्सेंस है यहां पर भी कैटलिस्ट कोई नहीं यूज हो रहा है। ठीक है, नो
कैटेलिस्ट इज यूज, नो कैटेलिस्ट इज यूज। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तीसरी जो रिएक्शन होती है जो कि केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी को बिलोंग करती है, और यह रिएक्शन आपकी कौन सी होती है? इन रिएक्शन को बेटा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। एक खास बात जो पीछे हमको यहां पर नोट कराना है, ठीक है, जो इंस्टेंटेनियस फास्ट है बेटा, इंस्टेंटेनियस फास्ट रिएक्शन याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस फास्ट रिएक्शन हमेशा आयनिक रिएक्शंस होती हैं। तो जो आयनिक रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शंस, दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ इंस्टेंटेनियस फास्ट रिएक्शंस। ठीक है, दूसरी देखेंगे यहां पर जो ये रिएक्शंस आप देख रहे थे, कार्बन मोनोऑक्साइड H2 की रिएक्शन है, ये भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, H2O2 की रिएक्शन भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, दीज आर आल्सो द मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये भी बेटा मॉलिक्यूलर रिएक्शन ही है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन इसी तरीके से आप जानते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, हम यहां पर एक और मेंशन कर देते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बच्चा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। और तीसरी रिएक्शन हमारी जो इंस्टेंटेनियस फास्ट और स्लो के बाद आती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ठीक है, ये आती है जो हमारी मॉडरेट रिएक्शंस आती हैं, मॉडरेट बेटा, मॉडरेट या ठीक है मॉडरेट रिएक्शंस, जो कि आप जानते हैं कि स्टडी के पर्पज से, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के स्टडी के पर्पज से, उसके मैकेनिज्म को स्टडी करने के पर्पज से, या फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के स्टडी के पर्पज से बिल्कुल सुटेबल है। इतना टाइम होता है कि आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं चीजों को, लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस कुछ फास्ट हो जाएगा तो आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाइएगा, बहुत कम टाइम होता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन को जब आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाइएगा कि कितने समय में कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ, तो फिर आखिर रेट ऑफ रिएक्शन पता कैसे चलेगा? तो देयर विल बी नो इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ठीक है, कंसीडरेबल, ध्यान से रखेंगे एक टर्म याद, कंसीडरेबल टाइम इंटरवल, कंसीडरेबल टाइम इंटरवल इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो कंसीडरेबल टाइम, ठीक, इंटरवल है, ये एप्लीकेबल है बच्चा लोग। ठीक, ये तीन चीजें होगी। अब इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि इसके एग्जांपल्स रटने की जरूरत है, या आपके सामने आएंगे तो आप पकड़ लेंगे? बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक खास बात, डीकंपोजिशन की जितनी रिएक्शंस हैं, डीकंपोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स, जब आप बात करोगे इसकी, तो डीकंपोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स जो होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, ये नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, ये एक तरफ से ठीक आपको इसी कैटेगरी में मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में इस नॉन मेटल ऑक्साइड में आप जानते ही हो कि यहाँ पर क्या है, ठीक है, N2O5 है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। अगर इसके 2 मोल का डिकम्पोजिशन कराते हैं, ठीक है, तो यू नो वेरी वेल कि ये 4NO2 प्लस ठीक O2 में टूटने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाट, डिकम्पोजिशन ऑफ अगर हम बात बोले हाइड्रोजन परऑक्साइड का, बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन जो होगा तो इससे वाटर बनता है एंड ऑक्सीजन गैस बनती है, वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये जो है ये भी रिएक्शन क्या है, एक तरीके की डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स की जितनी भी रिएक्शन है, ये सभी आपको एक तरफ से क्या मिलने वाली है बेटा? ठीक है, ये तो परऑक्साइड है, ठीक, ये ऑक्साइड है, तो ये सभी आपकी इंटरेस्ट है इसमें, किसका? केमिकल काइनेटिक्स में इसका इंटरेस्ट होगा, मतलब कि जो भी केमिकल काइनेटिक्स को बिलोंग करने वाली रिएक्शन है। इसके साथ में अगर आप देखोगे तो इसके अलावा यू नो वेरी वेल कि यहां पर अगर हम 2NO ले लेते हैं बेटा, 2NO गैस, तो इसका डिकम्पोजिशन N2 प्लस O2 में जो होना है, ये भी बिलोंग करता है किसको? टू द सेम। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर कुछ अमोनिया का डिकम्पोजिशन, हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन, ठीक, HCl का डिकम्पोजिशन या HCl का फॉर्मेशन, ये सभी बिलोंग करेंगे किसको? टू द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वाले मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी। ठीक है, तो ये आपसे एग्जांपल का भी कबार पूछ सकता है जरूर, लेकिन इसमें ज्यादा मतलब ज्यादा संभावना, प्रोबेबिलिटी जो ज्यादा बनती है वो बनती है जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस को पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है, या कैटलिस्ट पर बेस जितनी रिएक्शन होती है, क्योंकि वो जीरो ऑर्डर होती है, कैटलिस्ट पर बेस जितनी रिएक्शन होती है वो सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन मिलेगी। जैसे अमोनिया जब बन रही है पीटी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो भी आपको जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन मिलेगी। इसी तरीके से आप हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन आप देखोगे, अगर मान लो तो हाइड्रोजन आयोडाइड का अगर फॉर्मेशन हो रहा है किसी कैटलिस्ट का यूज करके, हालांकि वहां पे कैटलिस्ट नहीं यूज होता है, जब जब कैटलिस्ट का कोई ना कोई काम होगा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन वहां पे आपको लगनी है। फोटोकेमिकल रिएक्शन H2Cl2 की रिएक्शन हो रही है, HCl बन रहा है, वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। डन?
ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो टाइप ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड मेरे ख्याल से प्रॉब्लम एकदम क्लियर है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 तरीके की रिएक्शन होती है, सब समझ गया बच्चा, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं बात जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम लोग आ गए, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब क्या है, पहले ये छोटी सी चीज जो कि आप अमूमन इसको ध्यान नहीं देते हैं, रिएक्शन क्या है, थोड़ा सा ये इसको क्लियर कर लेते हैं। तो रिएक्शन क्या है, तभी उसके रेट की बात होगी। तो व्हाट इज अ रिएक्शन, रिएक्शन क्या है बेटा कि कुछ रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और वो रिएक्टेंट्स जब कभी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब रिएक्शन हो रही है। रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनेगा तो ही हम बोलेंगे कि रिएक्शन इज अकरिंग, अदरवाइज तो बोलेंगे नहीं रिएक्शन इज नॉट अकरिंग, ठीक है। तो रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट्स। यू नो वेरी वेल कि प्रोडक्ट्स का डेफिनेशन क्या होता है, रिएक्टेंट्स किसको बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ठीक है, यू नो वेरी वेल कि केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। ये आप जानते हो कि प्रोडक्ट के केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से डिफरेंट होता है, ठीक है। अब आगे बात बेटा यहाँ पर ये कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, एक टर्म होता है कंसंट्रेशन, क्योंकि ड्रॉपर बैच है तो मैं समझ रहा हूँ कि कंसंट्रेशन टर्म से सभी वाकिफ है, बहुत अच्छे से बच्चे वाकिफ है। कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी को भी ले सकते हो आप, ये ध्यान देना, कंसंट्रेशन कैन बी टेकन एज मोलैरिटी। बहुत ध्यान से बात समझना, क्योंकि ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक ऐसा मैटर है कि जहां कहीं ना कहीं बच्चे दिक्कत हो जाती है बच्चों को, और मोलैरिटी ले सकते हो आप, ठीक है, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसके अलावा यहां पर आप जो पार्शियल प्रेशर, ठीक, जनरली इसको जो है प्रेशर से डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है। कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो क्यों, क्योंकि यहां पर होता क्या है, अगर आप देखें तो जो इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस का इक्वेशन, इस इक्वेशन में बेटा अगर आप देखोगे तो P इक्वल टू N/VRT जब आप देख रहे हो तो फॉर केस स्पेसिफिक कांस्टेंट T कांस्टेंट, अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है तो आप जानते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V। यहां पे साफ साफ N/V में N क्या है, नंबर ऑफ मोल है बेटा, और अगर आप देखो तो V क्या है बेटा, वॉल्यूम है क्या, ठीक है। तो N/V अगर आप देखो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक, यही मोलैरिटी है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी बेटा। तो ये बात क्लियर हो गई कि आप प्रेशर लो या मोलैरिटी लो, दोनों से आपका काम और रेट ऑफ रिएक्शन निकालने वाला चल जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ change in concentration over considerable time interval, ठीक, ओवर कंसीडरेबल टाइम इंटरवल की बेटा अगर हम बात करेंगे, यानी डेल्टा टी टाइम इंटरवल की, डेल्टा टी मतलब जो, ठीक है, कुछ ऐसे भी स्टॉप वॉच आप यूज करिए जिसका जो, ठीक है, मतलब जो मिनिमम वो जो टाइम इंटरवल दे सकता है वो बहुत मतलब कम नहीं है, बहुत स्मॉल नहीं है, नैनो सेकंड पिको सेकंड जैसा नहीं है, हाँ सेकंड्स की बात हो रही है तो सेकंड्स में है या मिली सेकंड्स तक वो देख सकता है। तो ऐसे में जो लीस्ट काउंट जिसका बहुत ज्यादा कम नहीं है उसका यूज करके अगर हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली क्या है कि ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको देने वाली है। तो यहां पर अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर कंसीडरेबल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ठीक, और चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा, ठीक, आर या डेल्टा पी। अब यहां पे हम आर यूज करेंगे रिएक्टेंट के लिए बेटा, ये याद रखना, और पी सिंबल यूज करेंगे प्रोडक्ट के लिए। तो यह बात ध्यान देना, पहली बात, एक खास बात, आजकल रीजन सेशन बहुत पूछा जाता है तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन की चूंकि बात यहां शुरू हो चुकी है तो ये मैं बता दूं आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन ये नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, नेवर इट विल बी नेगेटिव, रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं होता है बेटा,
ठीक है, ये खास बात एक याद रखनी है। दूसरी बात, किसी रिएक्शन का रेट जीरो भी नहीं होता है, ठीक है, नेवर बी निगेटिव, ठीक, और जीरो, किसी रिएक्शन का रेट जीरो भी नहीं होगा। अगर कहा जाए कि जीरो है रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब रिएक्शन इज नॉट अकरिंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जीरो रेट ऑफ रिएक्शन अगर आता है तो इसका मतलब है कि नो रिएक्शन अकर्स एट ऑल, नो रिएक्शन अकर्स एट ऑल, ठीक, ये बात ध्यान रखिए, एकदम प्रोडक्ट बना ही नहीं है, क्लियर है। चलिए, तो इसका मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन जीरो है, ठीक है। अब बात आ गया रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है, अब उसकी बात आ गई, अब उसकी बात बेटा आ गई। ये कैसे लिखते हैं, यू नो वेरी वेल, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अच्छा, मेरी बात एक बात ध्यान से सुनना बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। अब यहां पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब लिखा गया तो इसके साथ आप माइनस साइन को यूज करते हो, यू यूज अ नेगेटिव साइन हियर, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई टू यूज द नेगेटिव साइन। इस पर सवाल पूछ सकता है रीजन असर्शन में, रीजन इसका क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है यहां पर, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि अगर रिएक्शन होगी तो इट इज वेरी क्लियर कि समय बीतने के साथ जो रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो हमेशा डिक्रीज करेगा। लेकिन चेंज का मतलब क्या है, चेंज का मतलब इनिशियल एंड फाइनल में से जो फाइनल है उसमें से इनिशियल हमेशा घटाया जाता है। चेंज कभी कैसे निकालते हो, चेंज कैसे निकालते हैं आप, चेंज कैसे करते हैं आप, चेंज का मतलब हो गया फाइनल माइनस इनिशियल बेटा, ठीक। हो सकता है आप कभी कंफ्यूजन आपको हो जाए, आप सोचो नहीं यार ठीक है इनिशियल माइनस फाइनल कर दे, ऐसा नहीं करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पे ये चीज याद रखना, एक्सप्रेशन यहां पे माइनस साइन के साथ में, ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये चीज याद रखनी है आपको एकदम। माइनस क्या करना है बेटा, माइनस क्या करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये कभी भी कंफ्यूजन आपको हो सकता है और यहीं पे हमारे मार्क्स चले जाएंगे 4 नहीं पूरे पूरे 5, तो इससे बचना। तो मैंने कहा फाइनल माइनस इनिशियल, छोटी सी बात है लेकिन यहां पर आपको अगर ठीक है जरा भी कंफ्यूजन हुआ तो मार्क्स के तुरंत, ठीक है, ये याद रखना आपको। डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल में आप जानते हो कि ठीक है फाइनल माइनस इनिशियल जो टाइम है, फाइनल टाइम रीडिंग है और इनिशियल टाइम की जो रीडिंग है, ठीक है, इसमें जो है डिफरेंस करके आपको जो है जो आएगा डेल्टा टी और यहां आएगा डेल्टा आर, ठीक। तो इसको आप कैसे लिखते हो बच्चा, इसको आप कैसे लिखते हो, जरा ध्यान से देखना, आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो बेटा, इस तरीके से, दैट विल इक्वल माइनस ऑफ डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अच्छा बेटा एक बात और ध्यान देना, ये आर को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखा, आजकल ना जमाना आ गया है क्या, सारी चीजें लोग जानते हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर मेकर हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर बनाने वाली टीम है वो जानती है कि आप सब कुछ जानते हो, तो वो ये जानती है कि सब कुछ जानते हो लेकिन आप क्या नहीं जान सकते हो, इस पर भी बहुत ध्यान देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाते हैं ये भी बच्चे बात जानते हैं, तो नीचे टाइम में क्यों नहीं स्क्वायर ब्रैकेट लगाया गया, या पूछ सकता है, तो टाइम में क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि टाइम जो है यहाँ पर वो एक्टिव मास जैसी कोई चीज नहीं है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने वाली बात होती है इसका मतलब है कि दिस इज इन स्क्वायर ब्रैकेट मींस ये एक्टिव है, ठीक। आर अगर केवल और केवल लिखते तो ये एक्टिव रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्टेंट में से जितना रिएक्टेंट एक्टिव है यानी जो मोलैरिटी लिखी जाएगी यहाँ पे उसी को एक्टिव मास कहते हैं। तो याद होगा आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में गुल्डबर्ग एंड वैक का लॉ ऑफ मास एक्शन, वहीं से ये चीज आई थी कि कंसंट्रेशंस आर ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट, ये बात रिमेंबर करके रखिएगा हमेशा। गुल्डबर्ग एंड वैक ने ये बात को जो है ठीक एम्फेसिस किया कि एक्टिव मास इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द सिंबल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, क्लियर है। तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं क्योंकि एक्टिव मास है, उसका एक्टिव मास किसको बोलते हैं ये बात आपको पता होना चाहिए, यू नो वेरी वेल कि एक्टिव मास क्या है, ठीक। रिमेंबर एक्टिव मास क्या होते हैं,
ठीक है, या छोटी सी एक बात करेंगे जरूर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों यूज होता है बेटा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों यूज होता है, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिव मॉस, ठीक है, एक्टिव मॉस और कंसंट्रेशन, ठीक है, जिसको कि हम लोग लेते हैं या तो मोलैरिटी के टर्म में या लेंगे किसके टर्म में, प्रेशर के टर्म में। अब प्रेशर जब लेंगे तो नॉट इन स्क्वायर ब्रैकेट, प्रेशर को लिखते समय आप जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से नहीं लिखते हो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब बात करेंगे अगर यहां पे, तो ये गुल्डबर्ग एंड वैक सजेस्टेड द टर्म एक्टिव मॉस, लेकिन आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि हम लोग इसी चैप्टर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जब बात करते हैं तो यू नो वेरी वेल कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एंड, ठीक, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, जबकि जो गुल्डबर्ग एंड वैक का लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है उसके अकॉर्डिंग जो आता है रेट ऑफ रिएक्शन, उस दोनों में अंतर होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक। यही खास बातें हैं इस चैप्टर को जो है केमिकल इक्विलिब्रियम से अलग बनाती है। वहां भी तो आप स्टडी करते हो रेट ऑफ रिएक्शन को केमिकल इक्विलिब्रियम में, लेकिन वहां और इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, बात समझिएगा। तो अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हो, नो डाउट कि मोलैरिटी होता है, लेकिन वह क्या, एक्टिव मास है, ठीक है, क्लियर है। आइए अब बात करते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अब यहां पे बात करेंगे बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन चेंज के टर्म में जब भी बेटा बात होगी तो यू नो वेरी वेल कि वहां पर हमको क्या करना होता है, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, और पॉजिटिव अपने आप ही आएगा, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। आप जानते हो कि फाइनली प्रोडक्ट बनेगा और रिएक्टेंट कम होता चला जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर ग्राफ अगर हम लगा करके देखें साथ में, तो अगर हम ग्राफ साथ में देखें, थोड़ा सा स्टडी करें, तो हम जानते हैं कि जो टाइम है उसके साथ, ठीक है, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का, उसमें चेंज कैसे होता है। यहां बात करते हैं कंसंट्रेशन, ठीक, वर्सेस टाइम। तो एक तरफ हम बात कर लेते हैं अबाउट द रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट शुरुआत में मैक्स है एकदम, धीरे धीरे करके बेटा वो रिएक्टेंट कम होता चला जाएगा, कुछ इस तरीके, ठीक है, रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ क्या होता चला जाएगा, एक सेकेंड, यस, रिएक्टेंट जो है बेटा वो कम होता चला जाएगा, जबकि प्रोडक्ट जो है जो पहले जीरो था वो प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बनना शुरू होगा और वो ठीक मैक्सिमम होता चला जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ मोल की बात अगर करें, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम ये सेम रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर हम इसके बीच के गैप की बात करें, इसके और इसके बीच के गैप की बात करें, बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन, तो मोलैरिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल की बात होगी। तो नंबर ऑफ मोल जो टोटल है उसमें चेंज आप देखेंगे कि डेल्टा एन की अगर आप वैल्यू देखते हैं तो वो आपको माइनस में भी मिल सकती है, प्लस में भी मिल सकती है, जीरो भी मिल सकती है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम रिमेन सेम। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम रिमेन सेम, तो एटम का नंबर ऑफ मोल कभी भी चेंज नहीं होगा। मास चेंज नहीं होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप जानते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स अगर आप देखोगे तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, क्योंकि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक। और केवल यहाँ एक रिएक्शन को आप छोड़ सकते हो, न्यूक्लियर रिएक्शन को, न्यूक्लियर रिएक्शन को यहाँ कंसीडर नहीं करना है हमेशा, ठीक है। चलिए, तो ये खास बात होगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के लिए, तो माइनस साइन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल से हमेशा कम होगा, धीरे धीरे उसकी मात्रा घटती चली जाएगी, इसलिए वो नेगेटिव ही आना है चेंज इन कंसंट्रेशन। रिएक्शन का रेट नेगेटिव नहीं होता, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से आपको। जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में, क्या बच्चा समझ में आ रहा है बात? ठीक है, बढ़िया से समझ में आ रही है बात? कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, अमन समझ में आ रहा है? अमन क्लास में है? अमन बोलो, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, बढ़िया से एकदम। अभी तक की क्लास में कोई समस्या, वॉइस में कोई प्रॉब्लम?
किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम बेटा बताएं, इज देयर एनी प्रॉब्लम? किसी तरीके का सिंगल काइंड का कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी भी नहीं, ठीक है, क्लियर है, और वॉइस तो सही होगी होगी, ठीक है, और अगर कुछ कहीं प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा, बहुत अच्छे से चलने वाला, ठीक है। चलिए आइए अब बात करते हैं बेटा कि यहाँ पर जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, इसकी जगह पे अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट अगर लेना चाहें, उसमें हमारा इंटरेस्ट क्या है और आखिर क्यों इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी बात समझ, ठीक है। एक खास बात, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है और हम इसको क्यों देखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, ये कब लिया जाता है? जैसे आप जानते हैं कि फिजिक्स में आप पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेम एज देयर यहां हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कंसीडरेबल टाइम इंटरवल है तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन हम किसी इंस्टेंट पर जानना चाहते हैं कि इस क्षण, इस इंस्टेंट पर जब टाइम इंटरवल ना के बराबर है, जब लिमिटेशन लगा देते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो तो उनको ये चीज समझ में आती है, बड़े आराम से समझ में आती है, लेकिन जो बच्चे बायोलॉजी वाले होते हैं, मैथमेटिक्स अगर उनका कमजोर है, मैथमेटिकल पोर्शन आजकल हालांकि सभी बच्चे जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसको बहुत कैजुअली लेते हैं, तो क्या कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि जब लिमिट जो है, ठीक है, डेल्टा टी की 0 की तरफ अग्रसर होती है, ठीक है, जब टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 की बात आती है, तो उस समय जो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिखा हो बेटा, या लिखा हो बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और यहां पे ऊपर ये बस इतनी सी बात अगर लिख दे तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात ध्यान रखना, धोखे में मत आ जाइएगा, हो सकता है कहीं पर ये चीज लिखी हो और आप सिर्फ इसको ध्यान दें, सिर्फ इसको ध्यान दें तो आपको 1 मिनट के लिए लग सकता है कि यार ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। तो बस ध्यान देना ये चीज कि अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये डेल्टा टी dt है, इट मींस जो डेल्टा टी यहां पे है मींस जो टाइम इंटरवल है, मींस टाइम इंटरवल जो है इनफाइनिटेसिमल स्मॉल है, ठीक, इनफाइनिटेसिमल स्मॉल है dt, तो उस दौरान जो चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है, चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट जो बेटा होता है वो आप जानते ही हो, डी क्या हो जाएगा, ठीक, आर हो जाएगा, और चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट जो होगा, ठीक है, वो डी पी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात बोलेंगे तो इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक, इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि आखिर अगर इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, पहले हम देखिए ग्राफिकली बात करेंगे, फिर एक इक्वेशन में जिसमें कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स दिए होंगे अलग अलग, लाइक जैसे मान लेते हैं कि स्मॉल ए मोल ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल बी मोल ऑफ कैपिटल बी से रिएक्शन करके स्मॉल सी मोल ऑफ कैपिटल सी एंड स्मॉल डी मोल ऑफ कैपिटल डी अगर बना रहा होगा, तो उन सभी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के टर्म में अगर लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, वो कैसे लिखेंगे वो सिखाएंगे आपको, वो अगला टॉपिक है इसका, वही सिखाएंगे आज की क्लास में। आज की क्लास में हम इतनी चीजें कंप्लीट कर देंगे, ये बिल्कुल चिंता ना करें आप, जो ठीक है, जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं ग्राफ से कैसे लिखते हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफ से कैसे निकालते हैं, ये चीज आपको सिखा देंगे। इसके बाद हम जो है बात करने वाले हैं जो ठीक कोएफिशिएंट जो होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उनके टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन जब सभी का आप जो है इक्वलाइज करके लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन सभी के टर्म में, वो कैसे लिखते हैं, उसका तरीका क्या होता है, कैसे उसके क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी बातें करेंगे, ठीक है, क्लियर है बेटा, ठीक है अमन, समझ में आ रहा है। चलिए मस्त होके पढ़िए, स्वस्थ होके पढ़िए, यही नीट का एग्जाम आते आते, ठीक है, नीट का एग्जाम तो बहुत दूर की बात है, 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर यहाँ पे आप इतना ज्यादा देखेंगे कि रश होगा आपके ऐसे ही अपने चैनल पर एलिमेंट एडुटेक पर, कि यहाँ पर वाकई में, ठीक है, बहुत बड़ा रश होने वाला है 100%। 6 महीने में से अभी देखा है हमने कि मुश्किल से ये अब जो नीट का सेशन है, इस नीट के सेशन में हमने जो शुरुआत की है, ठीक है, अब एकदम सटीक टाइम है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बच्चे जान चुके हैं उनका रिजल्ट क्या आने वाला है, बोर्ड्स के भी आ गए रिजल्ट, बहुत कुछ क्लियर है, तो मजा आएगा पढ़ने में। ओवरऑल ये बता दें, कुछ बड़ा करने वाले सही मामले में बता रहे हैं, तो चिंता मत करना, एकदम यहाँ से हरा भरा केमिस्ट्री में तो हमें कर देंगे,
बाकी चीजों के लिए बस तलाश में है कि बहुत अच्छा कोई फैकल्टी जो मिलेगा हमको बिल्कुल एकदम हमारी तरह की, हाँ ठीक है वो, ठीक है आपको पावर पैक परफॉर्मेंस देके अपने जैसा बनाने की क्षमता रखता हो तो जरूर लॉन्च कर देंगे, फिजिक्स के लिए भी और बायोलॉजी के लिए भी चिंता मत करना, ठीक है। तो 720 में से 720 यही से मार देंगे तो ठीक है। चलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम चिंता नहीं करना किसी बात पर, ठीक। तो अब देखिए हम, ये आपका जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, लेकिन जरा ग्राफ पे चलते हैं, थोड़ा सी चीज ग्राफ पे चलते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट जो है, इसको बात कर ले पहले, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी बात करके फिर जो है ग्राफ पे बात करते हैं। तो यूनिट की जरा सी बात कर ली जाए। यूनिट आपको बहुत क्लियर है बेटा कि जब रेट की बात हो रही है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम बेटा, तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस इसमें एक ही चीज पर सावधान रहिएगा। कुछ जगहों पे क्या होता है कि कई बार बच्चे कैपिटल एम लिखा हुआ देखते हैं, मैं एक दो तीन चीजें बता रहा हूं उसको ध्यान करना। कैपिटल एम ही जो है मोल लीटर इनवर्स होता है, इसी को मोल लीटर इनवर्स, क्लियर है। सिर्फ अगर MOL लिखा होगा तो ये मोलैरिटी नहीं, दिस इज नॉट द मोलैरिटी, नॉट द मोलैरिटी, इससे सावधान रहना है बस। कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मैं नहीं ये कह रहा कि सबको कंफ्यूजन होता है, कई बार बच्चों को हो जाता है कंफ्यूजन, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या है, यहां आप जानते हो कि यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में आप मोलैरिटी ले लीजिए, ठीक, ठीक है, क्लियर है। मोल लीटर इनवर्स मोलैरिटी की यूनिट, ठीक, इस तरीके से कैपिटल एम अगर हम लिखते हैं, कैपिटल एम अगर हम लिख देते हैं, ठीक है, कैपिटल एम लिख देते हैं बेटा, तो ये मोल लीटर दोनों इसमें ले लिया, मोल पर लीटर। अब टाइम की यूनिट हमने क्या कर दिया बेटा, सेकंड इनवर्स कर दिया, एस इनवर्स कर दिया, एस इनवर्स कर दिया या डिवाइडेड बाय एस कर देते चलता। इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं मोल, देखिए अब स्मॉल MOL है, फिर ये लीटर इनवर्स है बेटा, और ये एस इनवर्स है। सेक भी लिख सकते हैं, SEC भी लिख सकते हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर यहीं पर टाइम की जगह पर, सेकंड की जगह पर आप चाहो तो आर यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक, आवर, या फिर यहां पर ईयर यूज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। डिकेड भी हो सकता है, एनी यूनिट ऑफ द टाइम, ठीक है, जो मीजरेबल होती है। लीटर की बात करेंगे तो लीटर चलेगा। इसके अलावा आप जानते हो कि लीटर की जगह पे डेसीमीटर भी यूज हो सकता है, यस, डेसीमीटर कैन आल्सो बी यूज। तो डेसीमीटर अगर यूज होगा तो ये भी डीएम, ठीक, क्या होगा अब डीएम -3, ठीक है, नेगेटिव में -3 पावर रहेगी, क्योंकि आप जानते हो कि 1 लीटर, ठीक, जितने भी डेसीमीटर क्यूब होता है, लेकिन है तो डेसीमीटर क्यूब ही ना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, डेसीमीटर पावर -3 रहेगा बेटा। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये मोल तो एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी मोल आएगा, ठीक, इसी तरीके से लीटर इनवर्स, ठीक, और ईयर इनवर्स, इस तरीके की चीज आएगी बेटा, क्लियर है। मेरे ख्याल से बात बहुत क्लियर है कि यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होती है, ये पता चल गया आपको। अब आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफिकल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, पहले इसकी बात करते हैं बेटा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपने 12th में जब पढ़ा होगा तो भी आपने ये बात पढ़ी होगी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बच्चे जरूर पढ़ते हैं ये वाला मेथड, क्योंकि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आ सकता है। देखिए क्या है, यहाँ पे टाइम लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम लोग कंसंट्रेशन लेने वाले हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन लेने वाले, किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आप ध्यान देना, क्वेश्चन इसका आएगा कैसे एग्जामिनेशन में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, जब भी ग्राफ खींचा होगा तो ग्राफ जो भी यहाँ पर आने वाला है, ठीक, ये आपने देखा होगा कभी भी स्ट्रेट नहीं आता, ये कभी स्ट्रेट नहीं कभी भी आएगा। ये बिल्कुल जैसा आप देखते हैं हाइपरबोला होता है वैसा ही हमेशा क्यों आता है, या जैसे आइसोथर्म का पीवी कर्व जो आता है वैसा ही हमेशा आता है, आपने देखा होगा। तो ये कुछ इस तरीके का आता है, वो आपने देखा होगा हमेशा इसी तरीके का। कभी आपने सोचा कि ऐसा ये क्यों आता है, ये क्यों नहीं स्ट्रेट लाइन जैसा आता है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो इसके पीछे का जो कारण है, या क्यों वो स्ट्रेट नहीं होता है, या कब स्ट्रेट हो सकता है, जरा सोचिएगा, ठीक है। क्यों, इसका मतलब ये है कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन है टाइम के साथ में, उसका लीनियर रिलेशन नहीं है कि समय बीतने के साथ में इतना ही कंसंट्रेशन चेंज होगा।
कंसंट्रेशन चेंज का जो रेट है, जबकि हम बात तो कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम, जबकि हम तो यही बात करते हैं कि थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन रेट्स रिमेन सेम। तो रिएक्शन का रेट अगर सेम रहता है तो फिर वो लीनियर रिलेशन के जैसा हो जाना चाहिए, कांस्टेंट है इसका मतलब। लेकिन ये जो कर्व है, ये कर्व तो कुछ ऐसा शो करता है कि ये मतलब कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ये इस तरीके से कि शुरुआत में कंसंट्रेशन बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है, फिर बाद में धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। रिमेंबर, ये बात कभी भी शायद आपने आज से पहले सोची नहीं थी, एकदम क्लियर है। क्या बोलते हो बेटा? ठीक, देखो देखो हमारे साथ जो भी बच्चे हैं, बोलो बेटा, बोलो, है ये बात कि नहीं? आज तक आपने ये बात सोची थी कभी कि ये अगर इस तरीके से अगर कर्व खींचा गया है तो इसका मतलब तो ये बात बहुत क्लियर है कि शुरुआत में रेट ऑफ रिएक्शन जो मतलब शुरुआत में जो है कंसंट्रेशन बड़ी तेजी से डिक्रीज होता दिख रहा है, बाद में तो इतनी तेजी से डिक्रीज नहीं हो रहा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि हमको जब ओवरऑल एवरेज, इसीलिए तो बोलता है यार, अब देखिए एवरेज ही टर्म तो क्यों यूज होता है, इसीलिए कहते हैं ना बेटा कि एवरेज। अब बताओ, आजकल आईपीएल का सीजन चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। पंजाब की टीम के साथ तो दिल्ली वालों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कि बोलते हैं यार इस बैट्समैन का एवरेज इतना है, एवरेज रन रेट इसका इतना है, ठीक है, इस रन रेट से ये स्कोर करता है, ठीक है। इकोनॉमी, ठीक, बॉलर की इकोनॉमी की बात होती है, तो क्या वो 4.3 इकोनॉमी तो क्या है, वो 4.3 रन देता है क्या? 4.3 रन तो होता ही नहीं है। तो ये क्या चीज है? एवरेज, इसीलिए बेटा टर्म यूज होता है, ठीक है। एवरेज, जब इंस्टेंटेनियस रेट की बात होगी वहां पे हमेशा आप देखेंगे टेंजेंट बेटा लिया जाता है, इसीलिए तो टेंजेंट वहां लिया जाता है। जब इंस्टेंटेनियस रेट की बात होगी तो आपने देखा टेंजेंट, वहां तुरंत उसने टेंजेंट मारा, क्यों? क्योंकि वो ये बात कर रहा है कि यार एक इंस्टेंट के लिए जब टाइम इंटरवल बहुत ही ना के बराबर है तो यार रेट ऑफ रिएक्शन नहीं चेंज होगा, तब तो वही का वही रहना चाहिए। थोड़ा सा लैग हुआ क्या? थोड़ा सा लैग हुआ ना, ठीक, कुछ लैगिंग हो रहा है, कुछ लैग हो रहा है, कुछ लैग हो रहा है तो बताना मुझे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगा एक जगह पर थोड़ा सा बफर किया है, कुछ ऐसा हुआ, कहीं लैगिंग हो तो बताना मुझे, ठीक है। चलिए, तो अभी बात को समझेंगे यहाँ पे कि ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूज होता है टर्म, ये बात याद रखना। यहाँ पे हो सकता है आपसे कभी पूछे, ठीक है, एसर्शन रीजन का जब क्वेश्चन बनेगा तो एसर्शन रीजन, ठीक, टाइप जब भी क्वेश्चन बनेगा तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पे बनेगा कि व्हाइल डिटरमाइनिंग द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, फ्रॉम ग्राफिकल मेथड, ठीक, वी टेक द 2 पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ टाइम, ठीक, एक टाइम से इक्विडिस्टेंट 2 पॉइंट हम लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमसे कहा गया बेटा कि ये कोई पर्टिकुलर एक टाइम टी है, इस टाइम टी पे एवरेज रेट बताओ, इस टाइम टी पर एवरेज रेट बताइए, इस टाइम टी पे पूछा गया। तो इस टाइम टी पर, ठीक है, देखिए एसर्शन में हम लिख रहे हैं, एसर्शन में हम लिख रहे हैं, ठीक, व्हाइल डिटरमाइनिंग द एवरेज रेट at an instant to equidistant points, ठीक, on time interval are to be taken। यहां से आप 2 इक्विडिस्टेंट पॉइंट बेटा लोगे, जैसे यहाँ 10t है, इससे पीछे मान लेते हैं कि हमने t-10 ले लिया और इसके आगे t+10 ले लिया, और अगर इसके बीच में बेटा देखें तो मेरे ख्याल से 20 सेकेंड का टाइम गैप आ गया क्या यार? 10 सेकेंड पीछे 10 सेकेंड आगे तो 20 सेकेंड अब टाइम गैप आ गया ना, कंसीडरेबल टाइम हमने लिमिट पकड़ ली ना कि इस लिमिट तक जो है टाइम गैप है 20 सेकेंड का, 10 सेकेंड इस टाइम से पीछे, 10 सेकेंड इस टाइम के आगे, इस पर्टिकुलर टाइम टी पर अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम टी पर तो एवरेज रेट हम ले ही नहीं सकते, क्यों? अगर हम सोचे कि इस पर्टिकुलर टाइम पर कितना कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन तो होगा नहीं, डन, ठीक है। तो अब ये बात को समझना है, ठीक है, क्लियर। तो यहां से क्या करना है आपको, ठीक है, दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं ऊपर की तरफ, जो कि कंसंट्रेशन के, ठीक, जो कर्व थे उसको जाकर के टच करेगा। अब यहाँ दोनों पॉइंट से आपको क्या करना है, ठीक, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देने हैं, कहां पर? टुवर्ड्स दी, ठीक, कंसंट्रेशन,
ठीक है, कंसंट्रेशन वाली एक्सिस की तरफ, यानी वाई एक्सिस की तरफ। ये आपको क्या दे रहा है, देखिए टाइम t1 जैसा इसको आप मान सकते हो, इसको टाइम t2 जैसा आप मान सकते हो। तो t1 के, ठीक है, जो है ठीक बिलोंगिंग, ये कंसंट्रेशन x1 हो गया बेटा, और ये कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं x2 हो गया मेरे बच्चों। ठीक है, क्लियर है। तो अब बेटा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एवरेज रेट, ठीक, ऑफ रिएक्शन बराबर, ठीक, माइनस साइन के साथ बेटा क्या लिखेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन x2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन x1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, T2 माइनस T1। ठीक, नीचे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन T2 माइनस T1, और हम जानते हैं कि T2 माइनस T1 हमारे पास क्या है। ठीक, ये हम बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि दैट इज इन पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन, ये एक पर्टिकुलर टाइम गैप डेल्टा टी 20 सेकेंड का यहां दिख रहा है। तो ये बात आप याद रखना, एक बात याद रखना हमेशा, क्वेश्चन इस पे अब जब रीजन देगा यहाँ पे, तो रीजन में ये लिखेगा, ये मैं ऐसा बना रहा हूं क्वेश्चन कि जिसमें मैं एक्सेप्शन रीजन दोनों करेक्ट करूंगा, रीजन करेक्टली एक्सप्लेन उसको करेगा। ठीक, तो इसमें लिखेगा आप रीजन में कि द, ठीक, कंसंट्रेशन चेंज इज नॉट यूनिवर्सल और कांस्टेंट, ठीक है, थ्रूआउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन, थ्रूआउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन, हेंस, ठीक है, अब हेंस ये वाली बात आ गई, वाई डिटरमाइन द, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ, ठीक, अ रिएक्शन, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट वी टेक द टू इक्विडिस्टेंट पॉइंट, ठीक, ऑन टाइम एक्सिस, और फिर वो इसीलिए लिया जाता है ताकि इन दो पॉइंट्स पर जो कंसंट्रेशन थे वो हम निकाल पाए, और ओवर द टाइम इंटरवल जितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ ये हमें मिल जाएगा, एंड इट विल गिव द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो नाम में बेटा आ गया एवरेज। अब फिजिक्स इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लो, फिजिक्स में बोलता है ना कि एक व्यक्ति है, ठीक है, अब की भी तो आया था क्वेश्चन, इस बार भी तो क्वेश्चन आया था फिजिक्स में नीट में कि इतनी डिस्टेंस कवर करता है, ठीक, ये इतने टाइम में, इतनी डिस्टेंस इतने टाइम में कवर करता है, तो बताइए कि ठीक क्या होगा उसका एवरेज वेलोसिटी, पूछा गया ना। ठीक है, तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, वही उसी तरीके की चीज है। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, ठीक है, लैगिंग लैगिंग नहीं है ना, ठीक, लैग वगैरह नहीं, ठीक शिवांश, ठीक है, खुश रहिए। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अब यहां पर अगर एवरेज रेट की बात होगी ग्राफिकल मेथड से, तो अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को पकड़ते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट में क्या चलेगा। इंस्टेंटेनियस, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बेटा बात करोगे, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में आपको याद रखना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही जो है यही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन देने वाला इंस्टेंटेनियस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल गिव द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर हम मान के चलते हैं कि इस क्षण जो कंसंट्रेशन चेंज होने का रेट है वो लीनियर रिलेशन के जैसा चल रहा है, ये बात ध्यान देना। ठीक है, यहां पर रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, यहां जो चेंज इन कंसंट्रेशन जो है, यहां जो चेंज इन कंसंट्रेशन है, ठीक, इज अ फैक्टर ऑफ टाइम इन लीनियर रिलेशन, ये लीनियर रिलेशन है, यानी जैसे आप y बराबर mx लिखते हो बिल्कुल वैसा रिलेशन है। अगर ध्यान से देखो तो आप यहां पर देखते भी हो कि रेट इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एक्स लिखते हो आप, ठीक, यही लिखते हो आप। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेट जो है मल्टीप्लाई डी टी बराबर माइनस डी एक्स है, या ये कह सकते हैं कि dx बराबर, या यूं कहें कि dx बराबर, ठीक है, या यूं कहें कि dx बराबर माइनस, ठीक है, रेट इंटू dt है क्या। बेटा बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि अगर इस एक्सप्रेशन को अगर आप समझ गए, या थोड़ा सा इक्वल टू का साइन को मैं लगा दूं बहुत क्लियरली, नहीं तो ये थोड़ा सा पुट आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या यार ये y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी में प्लस जीरो, यहाँ पे देखिएगा प्लस जीरो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा माइनस एम एक्स प्लस सी जैसा एक्सप्रेशन ये आ रहा है क्या, जरा बहुत ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आ रहा है, 100% आ रहा है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये अगर आप देखोगे तो नेगेटिव स्लोप के साथ है, दिस इज हैविंग अ नेगेटिव स्लोप, है ना, ये बात तो एकदम क्लियर है, ये नेगेटिव स्लोप के साथ में है। ठीक है,
और नेगेटिव स्लोप के साथ में, क्योंकि यहाँ पे माइनस आप साइन देख रहे हो, ठीक है, तो माइनस mx का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल। अब उसका एक्सप्रेशन कैसा बनना है, मतलब उसको आप दिखाओगे कैसे, बात समझना। अब मैं यहाँ पर एक खास बात आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो, ये हमारा कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, यहाँ पर 0 है, ठीक, कंसंट्रेशन नेगेटिव कभी होता ही नहीं है, कंसंट्रेशन तो पॉजिटिव होगा, कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, ठीक, कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग। अगर हम बात कहें तो ये कंसंट्रेशन तो डिक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है, कंसंट्रेशन तो डिक्रीज कर रहा है। तो आपने यही चीज देखी होती है, कहीं ना कहीं आप देखते हो जब, ठीक, जब आप ठीक है स्लोप लेते हो तो वो इसी तरीके से, नेगेटिव स्लोप का मतलब इसी तरीके से स्लोप आता है, ठीक, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ग्राफ तो वही हमारा रहेगा, ये नहीं है कि इंस्टेंटेनियस के लिए ग्राफ कुछ और हो गया और एवरेज के लिए ग्राफ कुछ और हो गया, ऐसा तो नहीं है, नहीं है एकदम, ये हमारा ग्राफ है, लेते हैं, ठीक है। अब इस ग्राफ में कहा गया कि किसी पर्टिकुलर एक टाइम टी पर आपको बताना है कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। आप क्या करिए, यहां से, ठीक है, टाइम से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, यहां से क्या कर दें, एक टेंजेंट मार दें यहां से। अब ये टेंजेंट जब हम यहां से खींचेंगे तो ये टेंजेंट का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी एक बात कर रहा हूं मैं, टेंजेंट बायोलॉजी की लैंग्वेज में अगर बात करें, ठीक है, तो सॉरी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर बात करें, बायो के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो टेंजेंट सच मामले में क्या होता है, कोई भी एक सर्कल ले लीजिए, सर्कल के रेडियस जब भी, ठीक, कहीं पर भी खींचेंगे आप, पेरी पेरी से टच करेगी रेडियस, तो जो भी टचिंग पॉइंट है यहां पर ये, ठीक, टेंजेंट जो है हमेशा इससे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जब जानते हैं टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट जो रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो टेंजेंट का मतलब क्या है कि वो किसी एक पॉइंट पे मात्र टच करेगा, टेंजेंट टच एट ओनली वन पॉइंट। किसी कर्व को कोई भी टेंजेंट, मतलब आपको रेडियस से मतलब ही नहीं होना चाहिए, खाली एक पॉइंट पे टच करे, सिर्फ एक पॉइंट पर टच अगर करता है तो दैट विल बी ऑलवेज अ टेंजेंट, वो टेंजेंट ही होगा बेटा, ठीक, एक पॉइंट पर। इसीलिए उसने एक टाइम के लिए बोला, पर्टिकुलर एक टाइम के लिए, ठीक, दो टाइम हो गए तो गड़बड़ हो गया, ठीक, लेकिन इसीलिए कहता है कि ये जो टाइम इंटरवल यहां पे आएगा वो dt कंसीडर करेगा कि ये टाइम t पे जो हो रहा है का वो लगभग dt टाइम इंटरवल पे काम हो रहा है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो ये टेंजेंट जो है एंगल कितना बना रहा है प्यारे बच्चों, जरा बताओ, ये x एक्सिस के साथ एंगल कहां बना है, ये एंगल दो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये, एक θ1 दिख रहा है, एक θ2 दिख रहा है। असली बात करूं अगर मजे की, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो यार ये है, अमन बताओ, अच्छा, ठीक, या जो भी बच्चे दूसरे भी हमारे साथ हैं, नाम मैं नहीं जानता दूसरे बच्चों का, शिवांश का नाम जान रहा, अमन है, और अनवांटेड क्लैप्स, ठीक, अच्छा बताइए यार, ये θ1 और θ2 में से किस एंगल को आप स्लोप के लिए कंसीडर करते हैं, जरा बताएं, किस एंगल को आप स्लोप के लिए कंसीडर करते हैं। स्लोप की बात अगर करेंगे तो एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो टेंजेंट है वो एंगल कौन सा वाला बना रहा है, θ1 कंसीडर करेंगे कि θ2, बताएं। इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि यहां पे टेंजेंट, टैन लेना है आपको, टैन थीटा लेना है, तो जब एंगल लेना है कहीं पर भी तो ट्रायंगल के अंदर ही ट्रिग्नोमेट्री लागू होती है। ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ ट्रायंगल। क्या उधर बाहर कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं उधर कोई बाहर कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नेवर, कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो जरा ये प्यारा बच्चों बात सोचना कि अगर वो एंगल बाहर की तरफ, अगर वो एंगल बाहर की तरफ जो था, ठीक है, वो अगर मेरा एंगल थीटा है, जो कि कंसीडर तो वही एंगल करना चाहिए, लेकिन उस एंगल के साथ तो ट्रायंगल कभी बनेगा ही नहीं, तो जो अगर वो एंगल थीटा है बेटा, तो ये जो एंगल अंदर का जो θ1 हो गया, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और इसी एंगल को ट्रायंगल के लिए कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल तो बनेगा इधर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे बेटा, ये बात आपको बुक्स में इस तरीके की कभी मिलेगी नहीं ऐसी लिखी हुई। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल बहुत छोटा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, इस ट्रायंगल में देखेंगे कि ये जो, ठीक, कंसंट्रेशन चेंज है dx है, और ये टाइम इंटरवल यहाँ पे dt है, मतलब कहने का मतलब कि ये टाइम गैप इतना कम है
कि इसमें ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट लाइन के जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब है तो एक कर्व लेकिन उस पर्टिकुलर एक पॉइंट पे बिल्कुल ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन के जैसा, यानी कि वो ठीक जैसा हाइपोटेनस होता है वैसा बिहेव कर रहा है, एक ट्रायंगल के हाइपोटेनस जैसा, उतना ही को गैप लेना है। अब जरा आप देखिएगा अगर ये एंगल बने टी माइनस थीटा तो दिस एंगल विल आल्सो भी बने टी माइनस थीटा। मैं कमाल की बात बता इस समय इस बार एक्सप्रेशन लिखते समय हमें माइनस साइन अपने आप नहीं डालना पड़ेगा। हमने पीछे बात किया था कि एवरेज रेट निकालते समय इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई देना पड़ता है, लेकिन यहां माइनस साइन अपने आप आएगा। देखिए ये बहुत मजा है इस इंस्टेंटेनियस रेट वाले का, ठीक, और वो भी ग्राफिकल मेथड से निकालते समय बड़ा आनंद आता है ये चीज निकालते समय। मतलब हमको ये नहीं कहना पड़ता जबरदस्ती की नेगेटिव साइन इज टू बी पुट देयर, ठीक है, ये बात समझिएगा, है ना। बोलो बेटा। हाँ देखिए जवाब आया आपको, हाँ एंटी क्लॉकवाइज, देखिए हाँ थीटा बस वही चीज। और दूसरी बात शब्दों में बात करना तो ट्रायंगल किधर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल इधर ही बनेगा, ठीक है। ये बात मोटा मोटी है। हो सकता है कि कई बार कंफ्यूजन करने के लिए कुछ उल्टा सीधा करके ग्राफ को पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही घुमा दे और वो आपसे पूछे कि इस तरीके से बताइए कि जो है यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा। तो ये हमेशा याद रखना, ट्रायंगल जिधर बनता हुआ दिखाई दे उधर ही का एंगल लेना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पे बेटा अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे बात करेंगे tan, ठीक, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, नाउ ये क्या है, स्लोप है, यानी स्लोप है मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है प्यारे बच्चों। अब मेरे बच्चे ये बात जान गए कि इस बार जो मैं कह रहा था वो चीज एकदम निकल के सामने आ गई है। हम जानते हैं बेटा कि tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू, ये तो हम जान रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं डी बाई डी टी ऑफ एक्स, ठीक है, पिंक से दिख रहा है ना, ठीक, गुड। अब tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा प्यारे बच्चों, और ये आ गया बच्चों tan थीटा बराबर माइनस डी बाई डी टी ऑफ एक्स। पसंद आया बात, ये पसंद आया तो लाइक जरूर करना बेटा, और इसको शेयर जरूर मारो, मैक्सिमम शेयर कर दो प्लीज, ठीक है, क्योंकि ये मैं सच बता रहा हूं इस बार का जो नीट 2024 है जो होने जा रहा है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि 180 में से 180 में निकाल के दिखाऊंगा आपका, और आप 180 में से 180 यहां से लाके बाकी का काम करिए पूरा, ठीक है। एम्स में जब बैठेंगे, ठीक है, एम्स का क्लासरूम जो लेक्चर थिएटर देखें आप, जब उसमें सोफे पे बैठ करके आप जब क्लास करेंगे तो एक बार नाम जरूर लीजिएगा कि एलिमेंट एडुटेक से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ के आए थे, ठीक है, तो सीना गर्व से चौड़ा होगा तब, ठीक है, और ये करके दिखाना है, ठीक है। इसकी कुछ और ही जो है अहमियत होती है जब आप एप्रॉन पहनोगे और एम्स में जब, ठीक है, जब मूव करोगे तो आप याद करिएगा कि हाँ कोई मिला था हमें कि जिसने जो है ठीक दावा ठोका था कि 180 में से 180 और हम लोग लेकर गए हैं, तो करोगे तो यार आप ही सब कुछ, ठीक है। बस इतना सा जो है सुकून मिलता है कि जब किसी बच्चे का सिलेक्शन सुनते तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। सिलेक्शन का जो सरूर होता है वो कुछ और होता है, जिंदगी बदल जाएगी आपकी, आपकी जिंदगी नहीं, जिंदगियां बदल जाएंगी। कितने लोगों का आप इलाज करते हो, कितने लोगों को जो है, ठीक है, खुशियां देते हो, ये जो है वो जानता है जिसके मरीज को आप सही करते हो और वो खुश होकर घर जाता है। भले जमीन बेच करके, भले गहने बेच करके उसने लगाए हो अपने मरीज पे, लेकिन जब उसका मरीज बच जाता है ना, वो पता नहीं कितनी दुआएं आपको देता। बोलते हैं कि धरती के डॉक्टर हैं ये सब, धरती के जो है भगवान है डॉक्टर। तो आप ये समझ लीजिए कि अब बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। अभी आपको नीट में एग्जामिनेशन देने से पहले जो, ठीक है, जितनी मेहनत है, मेहनत इससे 4 गुना ज्यादा करनी पड़ेगी, ये आपको फिर मैं बता दूं, ठीक है। बहुत मेहनत होती है डॉक्टर बनना, मतलब अभी मैं बोल दूंगा तो थोड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी, नहीं बोलूंगा भी ये बात। कई बार बच्चे जो है मेहनत से कई बार जो है डरते भी हैं, मैं जानता हूँ, तो रात दिन एक करना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको ये एंडलेस जर्नी है दोस्तों। और मैंने कहा ना रात दिन एक करना पड़ेगा। रात तो अभी आप जग करके सोच रहे हो कि नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद रात जगना बंद हो जाएगा। सच मामले में जिस दिन आप अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लोगे उस दिन तो सच में रात और दिन बराबर हो जाएगा, रात भर आपको जगना पड़ जाएगा। तो रातें तो आपकी खत्म डॉक्टर कभी सोते नहीं है, डॉक्टर सो गए और सीमा पर प्रहरी सो गए तो देश गया, है ना। तो ये नहीं काम करना है ना। अरे 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 अमन, तो एक काम कर लो, ठीक है, डेटा खत्म हो गया है यार, ओहो हो, तो ठीक है, तो अभी मैं अपलोड मारूंगा इसको तुरंत, ठीक है, इसके बाद एक अपलोड कर दूंगा इसको लाइव क्लास को,
तो आप इसको जो है क्या करना, डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। कितना देर की क्लास चल गई है ये, ठीक है, क्लास तो ठीक ठाक 5:39 हो रहा है इस समय, 5:39 हो रहा है क्लास तो यार 1 घंटे की ही चली है। डेटा समाप्त हो गया है क्या? 180 पे देख रहे थे क्या? 180 पे देखने की वजह से ऐसा हुआ, सॉरी 1080, 180 नहीं, ठीक है 1080, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ठीक है धनंजय, हाँ ठीक है, अपलोड कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ ऐसा वो लालच नहीं है कि नहीं बच्चे उसमें देखें वॉचिंग आवर हम बढ़ाए, नहीं यार तुम लोग के लिए सब कुछ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल वाईफाई लगा हुआ है, सिस्टम एकदम 5G फास्ट 24/7, तुरंत मार देंगे अनलिमिटेड वाला। यहाँ मेरे पास बैठे होते तो जितना मर्जी तुमको जो है डाटा यूज करना होता कर लेते, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं आगे। तो ये आपने देखा कि स्लोप ऑफ जो टेंजेंट आया यहाँ पर, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको माइनस साइन लगाना नहीं पड़ा, अपने आप आया। थोड़ी सी चीज देखिए, अगर प्रोडक्ट के चेंज इन कंसंट्रेशन के टर्म में लेते तो क्या होता, अगर प्रोडक्ट के चेंज इन कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोग लेते, ठीक है, प्रोडक्ट के चेंज इन कंसंट्रेशन के टर्म में यही ग्राफ लेते, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बेटा याद करिए शुरुआत में ही हमने ग्राफ आपको दिखा दिया था, ये ग्राफ कुछ ऐसा चलता है बेटा, ठीक, ये ग्राफ कुछ ऐसा चलता है, यू नो वेरी वेल। ये बिल्कुल यहाँ पे बॉटम से, मतलब बिल्कुल ओरिजिन से शुरू करना, हमेशा आप देखना ये ग्राफ पे बहुत सारे सवाल पूछता है। मुझे मजा आ गया था इस बार के क्वेश्चन पेपर देख के, और जब मैंने देखा स्टेट्स ऑफ मैटर में प्रेशर वॉल्यूम का जो कर्व दिया था उसने, वो P एंड 1/V के बीच में जब कर्व दिया ना, मेरे पास यहाँ क्लास वो सेव है, मैंने वो पढ़ाया है, मुझे बहुत खुशी हुई सच में। देखो यही चीज होता है जो हम चाहते हैं, वो चीज जब वही चीज, अरे यार दिमाग तो सबके पास एक है ना, तो जो उस लेवल से सोच लेगा वही चीज तो बात हो रही है यहाँ पे ना, सिलेक्शन उसी का वो मांगता है जो उसके जैसा सोचता हो। बहुत गहरी बात है, मतलब सिलेक्शन उसी का मांगता है, ऑर्गेनाइजर यानी एग्जाम कराने वाला ऑर्गेनाइजेशन, जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप हमको डॉक्टर बनने लायक लोगों को छांट करके दे दीजिए इतनी भीड़ में से। 21 लाख लोग डॉक्टर बनना चाहता है, 21 लाख लोग तो डॉक्टर बनेगा नहीं, सीटें हैं कम, तो कितने लोग को डॉक्टर बनाया जाए, जो सबसे ज्यादा बेस्ट माइंड है। तो बोलते नहीं बेस्ट माइंड नहीं, बोलता कि जो जिस तरीके की सोच होनी चाहिए वैसा कौन लोग सोचते हैं। तो ये क्वेश्चन बनाने का मतलब ये होता है कि हमारे जैसा कौन सोचता है, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। तो ये है, और जिसने उसकी सोच को पकड़ लिया वो मिनटों में क्वेश्चन को रगड़ देता है, मसल देता है और फिर आगे बढ़ जाता है, ठीक। तो ये बात हमेशा एक फार्मूला याद रखना जीवन में, क्वेश्चन को हमेशा इस दृष्टि से देखना कि ये आखिरकार ठीक हमको कहां से जो है परखना चाह रहा है। इतनी सी चीज अगर आप पकड़ ले, करना सीख गए, समझ जाएंगे आप। तो ग्राफ में ये याद रखना हमेशा ओरिजिन से ये शुरू होगा, और उसकी जो लिमिट है, ठीक, उसको भी आपको ठीक ऊपर से कहीं ना कहीं से पकड़ना है, मतलब उसको कहीं भी एसिम्प्टोट टाइप का मत देखिएगा कर। जैसे अभी जो हमने देखा था टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में अगर ऐसे कर रहा है गलत है, ये मत पकड़ना, ये हमेशा ऐसे शुरू कर, इस तरीके से ही लेके चलना, ऐसे ही लेके चलना है, यहाँ ऊपर एक लाइन टच होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ठीक एक फाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं है बेटा, ठीक है। तो दिस इज वेरी क्लियर, दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा, जरा यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इसके हम लोग बात करें, ठीक है, इसके टेंजेंट की बेटा अगर बात करते हैं, इसका जो टेंजेंट आएगा, मान लेते हैं किसी भी टाइम पर हमने ले लिया यहाँ पे, तो दिस विल बी अ टेंजेंट, ठीक है। अगर ये टेंजेंट थोड़ा सा ऊपर बन गया यार, ठीक है, ये ठीक जहां पर भी टच कर रहा है, यही से ले लेते हैं, जहां टच कर रहा है वहां से ले लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों का, ठीक है। अगर देखोगे बेटा आप, तो अगर यहाँ पे देखोगे इस टाइम पे अगर आप देख रहे हो, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये जो थीटा एंगल आएगा, ये dt टाइम इंटरवल, और ये dp, ये dp प्रोडक्ट, तो ये जो है जो आ रहा है यहाँ पर वैल्यू, थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा करके देखेंगे, है ना। अगर बड़ा करके देखें तो देखिए ये जो आ रहा है, ठीक है, यही dt और dp अब आ गया, तो ये ट्रायंगल यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे जो tan थीटा आने वाली है वैल्यू बेटा, ये tan थीटा जो बेटा आएगा, दिस tan थीटा विल बी d/dt ऑफ p बेटा, और ये पॉजिटिव ही आएगा। तो यही चीज आपको समझानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे बच्चा हम लोग, ठीक है, सीधे जा करके बात करेंगे हम लोग कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के फॉर्म में जब एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखना है और क्यों। एक गजब की चीज आपको लगेगी इस क्लास में आज, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, आज आपको मजा आ जाने वाला है इस चीज को समझने में। हालांकि ये क्वेश्चन आपने बहुत बार किया और ये इस बार भी जो है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन एक आया हुआ था,
और वो बच्चों ने किया होगा बाखूबी, ठीक है। लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। मान लेते हैं कि यहां पर एक रिएक्शन लिखी हुई है 2a प्लस 3b इज गिविंग, ठीक है, 3c प्लस, ठीक, 2d। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन, एक रिएक्शन इस तरीके की लिखी गई है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में कहा जा रहा है कि व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक, ऑफ ए, ठीक, एंड बी। व्हाट आर कर देते हैं यहां पे थोड़ी सी अंग्रेजी का यूज करते हुए, व्हाट आर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड बी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस या बोले तो फॉर्मेशन बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक, सी एंड डी। प्यारे बच्चों, ये वाला सवाल बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ये सच में कंफ्यूजिंग करता है बच्चों को बहुत। तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस का जो सिर्फ और सिर्फ ए और बी की बात हो रही है, इसको कभी भी मत आप जो है, ठीक, डाउट पैदा करना। जब भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट बेटा आए तो आप हमेशा याद रखना माइनस साइन के साथ डी बाई डी टी ऑफ डी आर यही चलेगा, या माइनस साइन के साथ डेल्टा आर बाई डेल्टा टी ही बेटा चलेगा। इसमें कुछ भी स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन को नीचे डालने वाला काम इसमें नहीं करना। वो कब करना है, जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए बराबर लिखना है, इक्वलाइज करके। क्यों यार बताओ, जैसे मान लेते हैं कि ओपनिंग करने गए, ठीक है, ओपनिंग करने गए, मान लेते हैं कि केएल राहुल गए, ठीक है, और शिखर धवन चले गए, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओपनिंग करने ये लोग गए और दोनों लोग जो है 0 रन बना के आउट, ठीक। उसके बाद जो है फर्स्ट डाउन हो गया है, सेकंड डाउन है, 4 विकेट गिरने के बाद इंडिया का स्कोर हो गया 25 ओवर में, ठीक, 222 रन। अब 25 ओवर में 222 रन हो गए, ठीक, इन 25 ओवर। तो 25 ओवर में 222, जबकि पहले ओवर में, ठीक, 1 विकेट आउट हुआ था, कोई रन नहीं बना। दूसरे ओवर में 1 विकेट आउट हो गया, कोई रन नहीं बना। शुरुआत के 2 ओवर में नील बटा सन्नाटा था स्कोर। एवरेज क्या है, 222 को 25 से भाग दीजिएगा। इसका मतलब क्या उस ओवर में रन बने थे? नहीं बने थे, नहीं बने थे। लेकिन अब हर ओवर इतने ओवर्स तक का पूरा एवरेज उसने निकाल दिया। ठीक वैसे ही जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो जिस रेट से ये खर्च हो रहा है, जिस रेट से ये खर्च हो रहा है, जिस रेट से ये बन रहा है, जिस रेट से ये बन रहा है, वो सबके रेट बराबर करने हैं। यानी कि उनके रेट बराबर करने, रेट ऑफ डिसअपियरेंस नहीं बराबर होगा ना बाबू, ना 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 ना। रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस कभी बराबर नहीं हो सकते। हाँ, किसी केस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हमेशा बराबर करने, ये एम नहीं है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस को बराबर नहीं करना है। एवरेज रेट के टर्म में सबके रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस जो है वो जो है, ठीक, यूज करते हुए कितने से मल्टीप्लाई करिएगा कि एवरेज रेट के बराबर हो जाए। दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर से समझाता हूं, भी चिंता मत करिए एकदम ध्यान से देखिएगा। ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, ठीक, अगर ए को बात करोगे तब भी माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए ही आएगा, ठीक है, या माइनस डेल्टा, ठीक, ए बाई डेल्टा टी ही आएगा। इसी तरीके से बाकी जितने भी है बी और सी और डी सबके केस में यहाँ माइनस साइन लगा रहे होंगे, डी, सी और डी के केस में आप माइनस साइन लगाओगे नहीं, क्योंकि उसका रेट ऑफ जो रिएक्शन है उसके केस में पॉजिटिव बनाने के लिए आपको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक खास बात कि 2a प्लस 3b में बन रहा था 3c, ठीक है, प्लस 2d। अब बेटा जरा ध्यान से समझना, एवरेज रेट की अगर बेटा बात करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को लोग ऐसे लिखना जानते हैं जरूर हैं, -1/2, ठीक है, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बेटा लिखते हैं कि नहीं लिखते लोग, ठीक। ये तो खास बात है, यहां लिखना है -1/3 ऑफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी बराबर लिखते हैं क्या 1/3 ऑफ डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और बराबर लिखते हैं ना 1/2 ऑफ डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। लिखते हैं ना बेटा ये सब लोग, ये बात तो सब लोग लिखते हैं। ये लिखते क्यों हैं, ठीक है, ये क्यों आखिरकार लिखते हैं, जरा सोचो, ये आखिरकार क्यों लिखते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए ये क्यों लिखते हैं। ये तो आपको मार्क्स दिलाएगा, ये मार्क्स दिलाएगा 4 मार्क्स
दिलाएगा पूरे 4, ठीक, नीट में ये चीज दिलाएगा, पक्का दिलाएगा। लेकिन ये बात समझना, ये आखिर करते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा एक रिलेशन, ये क्वेश्चन रिलेशन का होता है। दरअसल रिलेशन यहां सेट है। क्या रिलेशन है जरा बता रहा। आपकी फ्रेंडशिप है किसी से, मतलब फ्रेंडशिप किसी से, मतलब कि फ्रेंड्स है ना आप लोग के, ठीक है, कोई बच्चा तो अकेला आजकल है नहीं, सबका कोई ना कोई फ्रेंड होता है। आप मार्केट जाते हो, दोनों लोग, 3 लोग, जितने लोग भी ठीक है फ्रेंड्स हो, तो आप लोग क्या यार दिमाग में आता है कि चलो यार कुछ खाया जाए, है ना, कुछ खाया जाए, कुछ पिया जाए। तो आप क्या पैसा मतलब बराबर बराबर खर्च करते हो? ऐसा नहीं होता। कई बार बोलते हैं यार ये मोटा आसामी है, तुम बोलते हैं भाई तुम ज्यादा पैसा खर्च करो, या बोलता है यार अच्छा आज तुम रह दो, तुम मत दो और हम आज खर्चा कर दे रहे, आज कल ट्रीट तुम देना। रोज तो ट्रीट होती है किसी न किसी बहाने से, नया कपड़ा पहना हो तो भी, पुराना कपड़ा पहन लिया तो भी, ठीक, ट्रीट लेनी है भाई, क्योंकि खाने पीना है कुछ ना कुछ। तो यही जिंदगी होती है, असल जिंदगी यही होती है। और अब जानते क्या, जिस समय ए खर्च हो रहा है और बी खर्च हो रहे हैं, दोनों के रेट बराबर नहीं है, लेकिन जो काम हो रहा है, जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, वो काम बराबर हो रहा है। दुकानदार का तो फायदा हो रहा है, उसको तो 100 रुपए का सामान उसका बिक गया। ऐसा कि नहीं? तो अब आपने 10 रुपए खर्च किया, दूसरे ने 90 रुपए खर्च किया, उससे उसको मतलब नहीं है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो एवरेज है, उसको मतलब इस बात से नहीं कि कौन कितना खर्च हुआ, लेकिन आपको तो पता है कि हमारा कितना खर्च हुआ, उसका कितना खर्च हुआ। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि रेट ऑफ, ठीक, डिसअपियरेंस, ठीक है, ऑफ ए जो है, ठीक, इसमें और बी के रेट ऑफ डिसअपियरेंस में क्या रिलेशन आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां पर 3 को, ठीक है, 3 से जरा डिवाइड कर दूं, जरा ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं 3 को 3 से डिवाइड कर दूं और 2 को भी 3 से बेटा डिवाइड कर दूं, दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, समझना ये बात को, फिर से समझिएगा। 3 को भी 3 से डिवाइड किया, 2 को भी 3 से डिवाइड किया, तो 3/3 तो मेरे ख्याल से 1 हो गया, हुआ, ठीक। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल टू 2/3 टाइम ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। जरा रिलेशन देखो बेटा आपके सामने, जब उसका 1 मोल खर्च हो रहा है तो इसके 2 मोल खर्च हो रहे हैं, 2/3। डन, बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई, पकड़ लिया ना बात को, चलो ध्यान से समझना। तो अगर इसको मैं इसको अगर इक्वलाइज करके लिखूं तो क्या मैं लिखूंगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, हम जानते हैं माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए इंटू क्या करेंगे 1/2, उसका 2 इधर ले आना, ठीक, और फिर इसके बाद वो 1/3 वहीं का वहीं रहने दो, माइनस डी बाई डी टी ऑफ बेटा क्या बी। कितने बच्चे मानते हैं कि इसमें मजा आ गया? कितने बच्चे मानते हैं इस लेक्चर को सुनने के बाद में भी कोई देख रहा है तो उसको भी बोलूंगा यही कि कितने बच्चों को आनंद आ गया, बता मजा आ गया कि नहीं आ गया, सही बता कि ये कैसे इक्वलाइज करके लिख दिया गया, आया मजा? बोलिए, हैं? सही बात है, आगे निकल जाना चाहिए, है, ठीक है, सही है, बढ़िया है। तो मजा आ रहा है पढ़ने में, ईमानदारी से बताते हो। नीट की पढ़ाई करते समय, ठीक है, मैं तो जब मतलब पढ़ाई करता था तो मेरा एक फ्रेंड था, वो जो है, ठीक है, उसने जो है स्टेट रैंक जो उसकी आई थी, ऑल ओवर जो ऑल इंडिया रैंक होती है, वो उसकी 26 आई थी, है ना। तो उसका नाम भी अमन कुमार मौर्य था, और ये ईयर 2001 की बात है। तो वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से किया था, एमबीबीएस किया था वो। मतलब जो है जब मतलब पढ़ता था ना, तो पढ़ने के बाद में जब वो क्लास करके निकलता था तो उसके बाद तो वो यही कहता था हमेशा कि यार मूवी देखने चले चलो। तो पिता मूवी लगी थी, मुझे अभी भी याद है, पिता मूवी लगी थी, साहू में लगी थी, और वो जो है लखनऊ की बात है, ठीक है। तो साहू सिनेमा में लगी थी, तो मैं कहा यार तुम घर से पढ़ने आए हो, मूवी देखने जाओगे, हैं? तो मुझसे कहता है कि देखो एक बात बताऊं, ये अगर प्रसन्न रहोगे, ये मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप मूवी देखो जाके, मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा, ठीक है, रिलैक्स होकर पढ़ाई करनी चाहिए। तो बोलता था कि उसका कहने का मतलब ये नहीं था कि वो मूवी देखने जाता था, उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारे दिमाग को हल्का कर, कि जो टेंशन दिमाग में लेके अगर पढ़ाई करोगे ना तो वो बर्डन होता जाएगा, ठीक। तो आप
रिलैक्स करके छोटे छोटे ना बीच में जो है पॉज लीजिए बीच में, ठीक, पढ़ाई कर रहे हैं रिलैक्स करिए, थोड़ा चिल मारिए, ठीक है, कोई सवाल नहीं लग रहा सर उस पर फोड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सर को जो है घुमाइए इधर उधर, ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट का रिलैक्स लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को बीच में जो है ठीक रिलैक्स करिए, उसके बाद मजा देखिए वही सवाल लग जाएगा आपसे, पक्का लग जाएगा 100%। यकीन करते हैं इस बात पे कि नहीं? ठीक है, अगर टेंशन लेके कोई काम करो यार होगा कभी, ठीक है। मैं कभी कभी कई इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि बहुत इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, जल्दीबाजी में कभी भी काम सही नहीं होता है, और वहीं दोबारा करिए बहुत आराम से होता है, ठीक है। तो आई होप सो कि बहुत इंजॉय करेंगे आप हमारे साथ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको कहीं लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, देख के लग सकता है कि नहीं यार सर पता नहीं कैसा हिंदी बोलते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से हिंदी जो है धुआंधार बोलते हैं, पंजाबी पढ़ना चाहें पंजाबी पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से मजा आया बच्चों, खूब बढ़िया से, ठीक, एंजॉय किया। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक, 2-3-4 क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। तो फिर उस पर जब बात करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन जो है, स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन जो है उससे डिवाइड करना है, इसका मतलब कि जो जहां पे जिसका भी नंबर ऑफ मोल है उसको उसी से डिवाइड अगर कर देंगे तो सच मामले में वहां पर वो 1 हो जाएगा, सच मामले में देखा जाए तो 1 हो गया, इक्वलाइज हो गया। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लोग लिखेंगे, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, माइनस, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ ए इंटू 1/2 बराबर माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू 1/3 इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, 1/3 डी बाई डी टी ऑफ क्या लिखेंगे, सी बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 डी बाई डी ऑफ डी टी, यही लिखेंगे, यही लिखेंगे। समझ में आ गया एकदम, ठीक, कोई डाउट अभी? तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है, ये चीज याद रखना आप, ठीक, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय आप यही चीज हमेशा लिखोगे, ठीक। अब इसमें जो है कुछ सवाल हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे, कुछ सवाल करेंगे छोटे छोटे से, ठीक है, कुछ सवाल करेंगे जरूर जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है मेरे साथ, आज मैं जो है पीडीएफ यहाँ पर लगा के नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको जो है पीडीएफ यहीं पे मिलेगी, उसी पे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। आज थोड़े 2-4 क्वेश्चन करते हैं, जरा क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है बेटा, N2 + 3H2 gives 2NH3, N2 गैस है प्लस 3H2 गैस, ठीक, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। इस क्वेश्चन में बेटा ये पूछा जा रहा है कि बताइए द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, ठीक, कंसंट्रेशन। तो बस आपको ये बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2, H2 एंड अमोनिया। बोलो बेटा, तो आई थिंक सो ये आप कर लेंगे, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो भी यहाँ पे आएगा, ठीक, इस केस में आपको ठीक पता है कि क्या आएगा, दिस विल बी, ठीक है, माइनस साइन डी बाई डी टी ऑफ N2 बराबर क्या आएगा, -1/3 डी बाई डी टी ऑफ H2 इज इक्वल टू 1/2 डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया। ये बात आप सीख लीजिए बेटा, ठीक है, डन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरीके का ऑप्शन देने का मतलब नहीं था, ठीक है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस 2SO2 + O2, एक दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, 2SO2 + O2, देखिए पी ब्लॉक आपके सिलेबस में ठीक है हट गया था, लेकिन हम फिर भी पढ़ाए थे उधर बीच, जो बोर्ड का तैयारी कर रहे थे बच्चे उनको भी। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, ये जो है प्लेटिनाइज, ठीक है, जो एस्बेस्टॉस या V2O5 के कांटेक्ट में आता है। तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड का भी यहाँ पर यूज करते हैं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड एक कैटलिस्ट का यूज करते हैं, H2SO4 बनाने का मेथड है। इसमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे लिख रहा है कि रेट बराबर क्या है, -d/dt ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा है -d/dt ऑफ O2 बराबर, ये ब्रैकेट में O2 लिख रहा है, ये बराबर लिख रहा है बेटा इसको 2.5 × 10⁻⁴, 2.5 × 10⁻⁴, ठीक, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसने कहा कि द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस
ठीक है, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 विल बी। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक, क्या क्वेश्चन है, ठीक। इसमें ऑप्शन दे रहे हैं आप, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसमें ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट के लिए। इसमें ध्यान से देखना बच्चों, जस्ट ए मिनट। कहीं कुछ गड़बड़ होगा, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि लाइव स्ट्रीमिंग जो है बंद हो गई थी, ठीक है, लेकिन हम जो भी टॉपिक है यहाँ तक कंप्लीट करके फिर उसको साथ में जो अपलोड कर रहे हैं बेटा, इसीलिए इसको अपलोड जब कर रहे हैं तो उसमें आपको सारी चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो अपलोडेड वाले में सब मिल जाएगा जहां तक हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 विल बी। आइए इसका ऑप्शन लिख देते हैं बेटा, ठीक है, इसके ऑप्शन लिख देते हैं। जब ध्यान से देखिएगा, इसका ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन इज 5 × 10⁻⁴, 5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स है पहला। दूसरा अगर बेटा बात करेंगे तो -2.25, -2.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स है सेक, मैंने पूरा लिख दिया, उससे कोई डाउट नहीं है, एस ही होता है वो, ठीक। 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक, मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स है। चौथा अगर देखेंगे क्वेश्चन तो 50.0 है इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। क्या होना चाहिए बेटा इसका आंसर, चलो ध्यान से सोच लीजिए, 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है, ठीक है, ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है, बहुत ध्यान से सोच लीजिए, थोड़ा सा बंद हुआ है, ठीक है, जो चल रहा था लाइव स्ट्रीमिंग का कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, ठीक है, उससे खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कभी कभार ऐसा होता रहता है, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, ठीक, वो क्या आना चाहिए, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अभी आपके सामने इक्वेशन लिखा ही हुआ है, ठीक, जो रिएक्शन हो रही है 2SO2 + O2 2SO3 हो रहा है, तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 पूछा गया, तो इसका मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 का मतलब है कि -d/dt ऑफ SO2 वाज आस्क्ड, इसकी वैल्यू पूछी गई है। और आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, वो ये रेट ऑफ रिएक्शन ये दिया गया था, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ये। अब देखिए कंफ्यूजन ये भी बच्चों को होता है कि ये 2.5 × 10⁻⁴ है, d/dt ऑफ O2 माइनस दिखा दिया यार, इसका कोएफिशिएंट भी तो 1 है यहाँ पे, तो इसलिए यही रेट ऑफ रिएक्शन है पूरा। ये डिसअपियरेंस का रेट जो O2 का, वही रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप जानते हो, वैसे भी अगर हम बिना न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट किए सीधा निकालना चाहे तो बताइए, जिस रेट से ये डिसअपियर हो रहा है उसके दुगने रेट से ये डिसअपियर हो रहा है। अगर ये 2.5 है तो ये 5 हो गया, कुछ सोचना थोड़ी ना है, ये आंसर हो गया 5 × 10⁻⁴। अब आप ये मुझे बताओ यार, इसमें कहीं माइनस साइन लगा हुआ, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, मान लेते हैं इसी में क्वेश्चन में -5 × 10⁻⁴ दिए दे जाए, तो यार ये बताओ, डिसअपियर होना अपने आप में बता रहा कि डिसअपियर हो गया, माइनस में कोई चीज थोड़ी डिसअपियर होती है, इसलिए बेटा ये चीज है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें किस रेट से अपियर हुआ SO3, तो जिस रेट से डिसअपियर हुआ उसी रेट से वो अपियर हो गया। अब ये माइनस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो, ठीक है, माइनस हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो अपियरेंस वाला शब्द ही वैसा है कि ये क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁴, ठीक, माइनस जो है, ठीक है, 5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स विल बी द आंसर, ठीक है बेटा। आई होप सो कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है यार। तो अगर समझ में आई है बहुत अच्छे तरीके से, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए दबा के, ये चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, ठीक है बेटा। तो आगे भी इसी तरीके से जो है बने रहिए एलिमेंट एडुटेक चैनल के साथ, आपका अपना चैनल है, और हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करते रहिए। कल जो है लेक्चर 2 चलने वाला है इसका, जिसमें कि आपको जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उसमें हम आपको जो है पढ़ाना शुरू कर देंगे
कि जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ये पढ़ाएंगे आपको। तो जाहिर सी बात है उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर्स की बात होगी और एक तरफ से जो है थोड़ा सा डिटेल में और भी चीजें पढ़ाएंगे आपको। ड्रॉपर्स बैच के आप लोग हैं, हिम्मत बना के रखना है, हिम्मत कभी हारना नहीं है। 5 नहीं 7 बार कंप्लीट करेंगे पूरा सिलेबस और जम के पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है। चलिए बेटा मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। बने रहिए एलिमेंट एडुटेक चैनल के साथ में, आपको कराएंगे सेलेक्ट, वो भी एम्स में।